एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है भाई? इट एक्सटेंड्स अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, एक माहौल है, एनवायरमेंट। एटमॉस्फेयर एक इसकी रेंज है, कई थाउजेंड किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। क्या करता है भाई एटमॉस्फेयर? इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है सन्स की। ठीक, ओजोन लेयर है भाई, सारी चीजें हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है हमें सन की रेज से ही बचाता है, जो हमारे लिए खतरनाक है, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह। ठीक है, ओजोन लेयर भी है, और बहुत सी ऐसी चीजों से भी प्रोटेक्ट करता है भाई एटमॉस्फेयर। जैसे भाई स्पेस में या ऊपर मीटियोराइड्स या एस्टेरॉइड भाई टूटते ही रहते हैं, कुछ हैं गिरते हैं, तो भाई अगर वो एज इट इज एटमॉस्फेयर ना हो तो भाई वो एज इट इज पूरे पूरे पहाड़ जैसे, पत्थर जैसे, कई कई उनकी इतना रेडियस इनका कई किलोमीटर तक का होता है, पूरे पूरी अर्थ को बर्बाद कर देंगे गिर के। लेकिन एटमॉस्फेयर में आते ही वो क्या, जब तक यहाँ तक पहुंचते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसकी वजह से वो जल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो इतना नुकसानदेह नहीं होता है। एटमॉस्फेयर अच्छी खासी चीजों को रेजिस्ट कर देता है जो कि स्पेस से हमारी तरफ आती हैं। एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटियोराइड्स हो गए। ठीक है, अगर कुछ चीजें आती हैं गिरते हैं, जो कहते हैं टूटता तारा ये वो, तो मीटियोर्स वगैरह अगर गिरते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े होकर गिरते हैं, जो कि इतने नुकसानदेह नहीं होते हैं। कभी कभी होता है ना, किसी जगह इतना बड़ा पत्थर गिरा, काफी ये चीज होती है, तो वो वही चीज है कि वो कितना बड़ा रहा होगा और आते आते कितना छोटा हुआ, और तब भी वो इतना बड़ा है। तो वो क्या है भाई, एटमॉस्फेयर में हमने छेड़छाड़ बहुत करी हुई है भाई। ओजोन लेयर को डिप्लीशन किया, डिप्लीट किया है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाया है, तो वो भी कमजोर हुआ है ना एटमॉस्फेयर भी। इस तरीके से एटमॉस्फेयर हमारी हिफाजत करता है चीजों से, बाहरी चीजों से, सन्स की हार्मफुल रेज से। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है ना भाई। ये टेम्परेचर भी तो रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स टेम्परेचर फ्रॉम प्रिवेंटिंग अर्थ टू कोल्ड और टू हॉट। भाई अर्थ जो है ना ज्यादा हॉट हो जाए ना ज्यादा कोल्ड हो जाए, ये भी एटमॉस्फेयर ही प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि भाई अगर ज्यादा हॉट हो गई तो भी रहने के काबिल नहीं होगी ये अर्थ, है ना, प्लेनेट। और अगर ज्यादा ठंडी हो गई तो भी रहने के काबिल नहीं होगी। बाकी प्लेनेट रहने के उसमें जिंदगी क्यों नहीं है? वो यही तो, या तो एक्सट्रीम कोल्ड है, नेपच्यून ले लो इतना ठंडा है कि वहां रह नहीं पाएगा कोई, और मरकरी ले लो, ठीक है, या वीनस ले लो, ठीक है, ये सब इतने करीब हैं या गर्म है तो वहां तब भी नहीं रह पाएगा। तो अर्थ का डिस्टेंस, माहौल, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, सब कुछ इंसानी जिंदगी को पनपने के लिए बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, जो हमें नेचर ने दिया है इस तरीके से। ठीक, तो हमें जो और पढ़ना है, एक चीज मैंने ये सब चीज बताई, बस इसका आप कंपोजिशन याद रखो। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ठीक है, एयर के कंपोजिशन क्या है इन द एटमॉस्फेयर? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर का कंपोजिशन क्या है? आर, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है? 78%। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ऑक्सीजन 21%। ठीक है, आर्गन 0.93%, आर्गन 0.93%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब एयर कंपोजिशन क्या है? एयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है 78%। आपको मेन कंपोनेंट याद करना है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है एयर में? 78%। ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93 और डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट है एटमॉस्फेयर में, तो आप लगा सकते हो 78%। ऑक्सीजन कितनी? 21%। इसके अलावा बिसाइड्स और क्या रहते हैं भाई एटमॉस्फेयर में? वाटर वेपर, वाटर वेपर्स भी हैं। वाटर वेपर 10 पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर में ये सब भी तो है ना, 10 पार्टिकल्स। स्मोक, सॉल्ट्स,
smoke, salts, and other impurities are present, and other impurities are present in air, in air in varying quantities, varying quantities. ठीक है, varying quantities. ठीक है, हमने ये चीज जानी, कंपोजिशन जानी. देखो जितना रिलेवेंट उतना पढ़ेंगे, वरना तो बहुत ज्यादा आपसे रिलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि इतना एनवायरनमेंट से जितना आ सकता है उतना मैं करा रहा हूँ, फिर भी और ज्यादा ही करा रहा हूँ. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर आती हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, ठीक है भाई. कितने हिस्सों में डिवाइड है भाई द एटमॉस्फेयर? कितने हिस्सों में डिवाइड है भाई? 6, 5 हैं लेयर्स. ठीक है, क्या है, किस बेस पर है? टेम्परेचर बेस पे भी है ये. द एटमॉस्फेयर कैन बी स्टडीड एज अ लेयर्ड एंटिटी बेस्ड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि हर लेयर का टेम्परेचर भी अलग हो जाता है. ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, कौन से हैं? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, बीजोस्फेयर. ठीक है, चौथा थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. इसी के अंदर आयनोस्फेयर भी होता है. ठीक है, इसी के अंदर आयनोस्फेयर भी लेयर होती है. यहाँ पे लिखो हैज आयनोस्फेयर. ठीक है, एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर. ये पांचों लेयर के नाम तो आप याद कर लो. जो क्वेश्चन कभी ये आ जाता है कि इनमें से कौन सी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो मिलता जुलता नाम दे दिया, एक कोई अजीब सा दे दिया. तो ट्रोपोस्फेयर, स्टोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. तो थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर भी है. आयनोस्फेयर एक लेयर है, मतलब जो एक रेंज रहती है, क्योंकि आयंस पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर होते हैं. ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ये कौन सी है भाई? फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे पहली लेयर है भाई एटमॉस्फेयर की, है अर्थ से, क्रस्ट से शुरुआत होते हुए. ठीक है, इट स्टार्ट्स एट अर्थ सरफेस. It starts at Earth's surface and goes up to a height of, and goes up to a height of 7 से 20 किलोमीटर. तो अगर किसी बुक में कुछ और दिखे ना आपको, तो उससे ये मत होना कहीं लिखा है 6 से 18, है ना, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, ये वेरी करता है. ठीक है, इसकी रेंज वेरी करती है, क्योंकि फिक्स नहीं है ये इतना ही होगा. रेंज है, इंडिया में कम है या कुछ है, जैसे ये है कि थोड़ा सा जरूरी नहीं कि हर जगह ये 7 से 20 किलोमीटर रेंज एक्सीड कर रही होगी. एक रेंज दे दी है, इंडिया में थोड़ा सा कम है, 15 किलोमीटर तक आई थिंक. ठीक है, तो पहली लेयर है ये. दिस लेयर हैज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. दिस लेयर हैज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. तो क्वेश्चन ये होता ये होगा कि इनमें से कौन सी लेयर में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ट्रोपो मीन्स चेंज. ट्रोपो मीन्स चेंज. Since all weather changes occur in this layer, since all
weather changes occur in this layer, ठीक है, and air never remains static, and air never remains static, it is called tropopause. It is called troposphere. भाई ट्रोपोस्फेयर क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, ट्रोपो का मतलब होता है चेंज, तो इसमें क्या होता है भाई, सारे वेदर चेंजेस इसी लेयर में होते हैं। मतलब मैंने बताया देखो, वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, क्लाउड्स वगैरह सब रहेंगे, तो मींस चेंज इन ऑल दी वेदर चेंजेस अकर इन दिस लेयर। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वेदर चेंजेस कौन सी लेयर में करते हैं भाई, फर्स्ट लेयर में ही करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो और एयर कभी स्टैटिक नहीं रहती भाई, बदलती रहती है ना टेम्परेचर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, इट इज कॉल्ड, इसलिए इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपो मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है भाई, वेदर चेंजेस कौन सी लेयर में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स कौन सी लेयर में होते हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो ट्रोपोस्फेयर में। ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ऑल द weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm, fog and hailstorm, etc. are confined to this layer, etc. are confined to this layer। देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अब ये पूछा जाएगा रेनफॉल, फॉग या हेलस्टॉर्म कौन से लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो आप आंसर क्या लगाओगे, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ऑल साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स एंड प्रेसिपिटेशंस, ऑल साइक्लोन्स, storms and precipitations occur here, ठीक है। all cyclones, storms and precipitations occur here as all water vapors and solid particles lie within this। कहने का मतलब क्या है, तो आपको ये याद रखना है, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, फॉग सब इसी लेयर में होते हैं, क्योंकि भाई वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल भी इसके लिए। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, ठीक है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा। भाई आपको पता है पहाड़ी एरियो में जाते हो आप तो ठंडा होते जाता है ना मौसम, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते हो, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर above troposphere, above troposphere, ठीक है। अब जैसे ये अर्थ है, मैं बता रहा हूँ ये अर्थ है, तो ये ऐसे ऐसे चलो, ये यहाँ तक गई, ठीक है, फिर यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, फिर इससे ऊपर ये हो गया, ठीक है। अंदाजन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसकी भाई किलोमीटर का फर्क है इसका, ठीक है, ऐसा नहीं है ये इतनी चौड़ी, इतनी चौड़ी, इतनी चौड़ी, वो मैंने अंदाजा बता रहा हूँ, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो पहली ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद अगली ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी शुरू हो जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाती है शुरू, above the troposphere। It extends beyond troposphere, it extends beyond troposphere up to 50 kilometer of height, up to एक रेंज है
कि भाई ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, अंदाजन है ये भी, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल होता है। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड ट्रोपोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर ऑफ हाइट। ठीक है, दिस लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर between 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, दिस लेयर कंटेन्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ओजोन लेयर कौन सी लेयर के अंदर आती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। ओजोन लेयर किसके अंदर आती है? ट्रोपोस्फेयर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थ सरफेस के 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ये लेयर है, ओजोन लेयर। ठीक है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। भाई ओजोन किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। 15 से, अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की रेंज में ओजोन लेयर पाई जाती है, और उस लेयर को क्या कहते हैं हम? ओजोनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर किस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ओजोन लेयर किसके अंदर है? तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, इन स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट। In stratosphere, the temperature remains fairly constant, remains fairly constant in the lower part but increases slowly in the lower part but increases slowly with increase in height, with increase in height due to presence of ozone gas, due to presence of ओजोन गैस। ठीक है भाई, इस लेयर में क्या है, टेम्परेचर भाई नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, ज्यादा नहीं वेरिएट करता इन दी लोअर पार्ट, मतलब निचले वाले हिस्से में, बट इंक्रीजेस स्लोली विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, विद द इंक्रीज इन हाइट। ठीक है भाई, जैसे जैसे फिर हाइट बढ़ेगी, लोअर पार्ट में टेम्परेचर इतना चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस, ओजोन लेयर इसी के अंदर है, तो ओजोन गैस की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है स्लोली। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ओजोन लेयर किसके अंदर है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ठीक है, मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर फाउंड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, फाउंड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है भाई, ये किसके ऊपर है भाई? एक के बाद एक पढ़ रहे हैं हम, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। स्टार्ट्स एट 50 किलोमीटर, starts at 50 kilometer above the surface of earth and goes up to above the surface of earth and goes up to 85 किलोमीटर। ठीक है भाई, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर के ऊपर से शुरू होती है लेयर और तकरीबन 85 किलोमीटर तक जाती है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एल्टीट्यूड, द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने हाइट। ठीक है, द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर,
इन दिस लेयर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा इस लेयर में। दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट the temperature drops to about -100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब सबसे ठंडा रीजन जो होता है इसी लेयर में होता है, ये आपको याद रखना है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कोल्डेस्ट रीजन कहाँ एग्जिस्ट करता है? मेसोस्फीयर के अंदर। द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट तकरीबन -100 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। कहाँ? एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में सबसे ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है? तो आपका आंसर होगा मेसोस्फीयर। ठीक है। इसके बाद मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर। meteors burn up in this layer. Meteors burn up in this layer of dense air due to dense air due to creation of friction and a lot of heat। फ्रिक्शन एंड अ लॉट ऑफ हीट, जो चीज मैंने शुरू में बताई थी वही चीज है भाई। मीटोर से इन सबसे प्रोटेक्ट करता है ना अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो वो ये इसी लेयर में है। इस लेयर में इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है कि मीटोर्स जो ऊपर से आते हैं, ठीक है, इतने ऊपर से जो आते हैं तो इतना कोल्डेस्ट ठंडा टेम्परेचर होता है, वो गर्म होते हैं। ठीक है, गर्म है या कुछ ऐसा, मतलब स्पीड में होते हैं एयर डेंस की वजह से, प्रेशर की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन होती है भाई। यहाँ इतना ठंडा टेम्परेचर है कि मीटोस जैसे फिर एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं? वो बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, जब भी तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। एटमॉस्फेयर इस तरीके से हमारी हिफाजत करता है मीटियोर से। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं। ठीक है भाई, फिर लॉट ऑफ हीट पैदा होती है ना, तो वो जल जाते हैं इसी से। एकदम कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ऊपर से वो आ रहे हैं स्पीड से, तो फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से उसमें वो जल जाते हैं। द अपर लिमिट इज कॉल्ड मीसोपॉज। द अपर लिमिट is called mesopause, which separates mesosphere, which separates mesosphere and thermosphere देखो, मेसोस्फीयर के बाद कौन सी लेयर शुरू होगी? थर्मोस्फीयर शुरू होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके जब मेसोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर शुरू होगी तो ये अपर लिमिट जो होगी, अपर लिमिट ऑफ द लेयर जो होती है उसको हम मेसोपॉज कहते हैं। मेसोस्फीयर की अपर लिमिट जो होती है उसको हम मेसोपॉज कहते हैं। वो क्या करता है? एक लैंडमार्क है कि यहाँ से अब थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किसको सेपरेट करती है वो? मेसोपॉज, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में। तो अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर इज कॉल्ड मेसोपॉज। ये आप याद कर सकते हो, क्वेश्चन आए तो अपर लिमिट, मेसोस्फीयर की अपर लिमिट को क्या कहते हैं? मेसोपॉज। थर्मोस्फीयर, दिस लेयर इज फाउंड अबव मेसोपॉज। अभी बोला, दिस लेयर इज फाउंड अबव मेसोपॉज। मेसोस्फीयर के ऊपर है, मेसोपॉज के ऊपर। मेसोपॉज क्या था भाई? अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर, फाइंड आउट ऑफ द मेसोपॉज। स्टार्ट्स एट 80 किलोमीटर, starts at 80 kilometer, starts at 80 kilometer above the surface of the
अर्थ and goes up to 400 kilometers and goes up to 400 kilometers. ठीक है. This layer is completely cloudless. This layer is completely cloudless. ठीक है, कोई भी बादल नहीं होता इसमें. एंड फ्री ऑफ वाटर वेपर्स. एंड फ्री ऑफ वाटर वेपर्स. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. क्या है? कंप्लीटली. कौन सी लेयर कंप्लीटली क्लाउडलेस है और फ्री ऑफ वाटर वेपर्स है? किस लेयर में क्लाउड नहीं होते हैं और वाटर वेपर्स नहीं होते हैं? तो आपका आंसर होगा थर्मोस्फेयर. ठीक है, थर्मोस्फेयर. थर्मो मीन्स हीट. ठीक है, थर्मो मीन्स हीट. And the temperature in this layer can reach, and the temperature in this layer can reach around 2000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो थर्मो माने होता है हीट, और इस लेयर में टेम्परेचर कहां तक जा सकता है? तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है. दिस लेयर कंटेन्स आयोनोस्फेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस लेयर कंटेन्स आयोनोस्फेयर. इंपॉर्टेंट है ये. कभी कभी इस लेयर में सिर्फ यही लिख देते हैं ना, आयोनोस्फेयर. आयोनोस्फेयर किसके अंदर है? थर्मोस्फेयर के अंदर है. आयोनोस्फेयर किसके अंदर है? थर्मोस्फेयर के अंदर है. ठीक है, आप याद रखना. ठीक है, आइंस से रिलेटेड है. देखो जैसे उसके अंदर ओजोन लेयर थी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कुछ रेंज किलोमीटर तक की, ऐसे ही आयनोस्फेयर भी इसी के अंदर है. ठीक है, कुछ रेंज है इसकी किलोमीटर की, उसमें सिर्फ आइंस वगैरह पाए जाते हैं. ठीक है, रेडियो सिग्नल्स वगैरह यहीं पे काम करते हैं. द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, the International Space Station orbits in this layer. Orbits in this layer. ठीक है, तो भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है भाई? स्पेस में भी तो भाई एक वो है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है. तो वो किस लेयर में है? क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस लेयर में ऑर्बिट करता है? तो वो है आयनोस्फीयर. थर्मोस्फीयर के अंदर भी भाई, थर्मोस्फीयर का अगर इतना हिस्सा है तो ठीक है ना, तो इतना हिस्सा आयनोस्फीयर है बीच में, ये कह लो, है ना. ये इतनी लेयर आयनोस्फीयर एग्जिस्ट कर रही है, तो इस हिस्से में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यही ऑर्बिट करता है. ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस लेयर में ऑर्बिट करता है? तो आयनोस्फीयर के अंदर. ठीक है, आयनोस्फीयर के अंदर. ठीक है भाई, रेडियो सिग्नल्स कम्युनिकेशन सारे इसी से ही होते हैं, क्योंकि क्लाउडलेस है और वाटर वेपर भी नहीं है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह सब इसी लेयर से ही होता है. ठीक है, in this layer many low orbit, in this layer many low earth orbit satellites, many low earth orbit satellites are present. ठीक है, तो बहुत सारी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स भी इसके अंदर ही चलती हैं. सैटेलाइट्स. ठीक है, ठीक. अरोरा फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन दिस लेयर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. आयनोस्फीयर इसी के अंदर, थर्मोस्फीयर के अंदर ही है, और इधर भी. ये क्या होता है अभी मैं बताता हूं. अरोरा फिनोमिनन takes place in this layer. इसके अंदर, थर्मोस्फीयर के अंदर. ठीक है, ये क्या है भाई? अरोरा फिनोमेनन. एक वो होता है, देखा होगा फिल्मों में भी देखा होगा ऐसा, कि भाई स्पेस से मतलब जो भी ऊपर आप एटमॉस्फेयर में देखेंगे रंग बिरंगी लाइट सी दिखती है, बहुत चमकदार खूबसूरत सा बहुत नजारा होता है.
पोलर रीजन्स की तरफ कहीं दिखाई देता है या कुछ होता है इस तरीके से, तो इस चीज को हम ऑरोरा फिनोमिनन कहते हैं। तो वो ऑरोरा फिनोमिनन जो है, चमकीली लाइट्स वगैरह कलरफुल दिखती हैं आसमान में, एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है ऑरोरा फिनोमिनन? थर्मोस्फेयर में। तो आपको ये याद रखना है, ऑरोरा फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन थर्मोस्फेयर। ठीक है। द अपर लिमिट इज कॉल्ड थर्मोपॉज। द अपर लिमिट is called थर्मोपॉज। भाई इसकी अपर लिमिट क्या कहलाती है? थर्मोपॉज। जैसे मीजोस्फेयर की अपर लिमिट मीजोपॉज थी। विच सेपरेट्स थर्मोस्फेयर एंड विच सेपरेट्स थर्मोस्फेयर एंड, इसके बाद जो होगी कौन सी होगी? एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर। ionosphere is important because ionosphere is important because it reflects and modifies, it reflects and modifies radio waves used for communication, radio waves used for communication and navigation। ठीक है भाई। तो अपर लिमिट थर्मोस्फेयर की क्या है? थर्मोपॉज, जो कि थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर को सेपरेट करती है। और आयनोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स कहाँ वर्क करती है? आयन से बनी हुई होती है आयनोस्फेयर। रेडियो वेव्स जो होता है यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, इसको मॉडिफाई करता है। भाई कम्युनिकेशन कौन सी लेयर पर टेक्स प्लेस करता है? तो आप आयनोस्फेयर लगाओगे, क्योंकि आयंस चार्ज पार्टिकल्स यहीं पर मौजूद होते हैं। ठीक है। और कहाँ होता है? थर्मोस्फेयर में होता है। ठीक है। लास्ट लेयर है एग्जॉस्फेयर। ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है। सबसे आखिरी लेयर यही है, आउटर मोस्ट। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है इनमें से? तो एग्जॉस्फेयर। मैंने सीरियल वाइज ही लिखी है इसीलिए। पहली कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। upper part of the exosphere is called upper part of the exosphere is called magnetosphere। 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 ठीक है। the temperature keeps on rising, the temperature keeps on rising constantly at high rate, constantly at high rate। ठीक है भाई। अपर पार्ट ऑफ द एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर का अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नीटोस्फेयर कहते हैं। द टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग कॉन्स्टेंटली एट हाइट। इस लेयर में टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है हाइट के साथ साथ। ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर, क्योंकि थर्मोस्फेयर के बाद ही तो शुरू हो रही है। thermosphere, it extends from the top of the thermosphere up to 10,000 kilometer, up to 10,000 kilometers। ठीक है। 10,000 kilometer तक की रेंज। The exosphere contains many of the satellites। The exosphere contains many of the
satellites, many of the satellites orbiting Earth. ज्यादातर सैटेलाइट्स यहीं घूमती हैं ऑर्बिटिंग अर्थ. वहां क्या थी, वो लो ऑर्बिट अर्थ कुछ थी ना, सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट थी. यहाँ नॉर्मली सैटेलाइट्स अमूमन इसमें होती हैं. ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक पूरा हुआ.